Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So in this lecture we are going to continue chapter second of our skill enhancement course political leadership and communication. तो चैप्टर सेकंड को ही हम आगे कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट के लेक्चर्स के अंदर कवर कर रखा है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होती है, उसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं, थीम्स ऑफ द लीडरशिप, थ्योरीज ऑफ द लीडरशिप, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम टाइपोलॉजीज ऑफ लीडरशिप, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस पूरा नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, लेक्चर्स एज वेल एज PYQs वहाँ पे मिल रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें टाइपोलॉजीज़ पढ़नी है। टाइपोलॉजीज़ का मतलब होता है बेसिकली टाइप्स। पॉलिटिकल लीडरशिप के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो टाइपोलॉजीज़ ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स बेस्ड ऑन देयर लीडरशिप स्टाइल्स, बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे पॉलिटिकल लीडर्स का क्लासिफिकेशन जो है वही टाइपोलॉजीज़ कहलाता है। और कुछ मेन जो टाइपोलॉजीज़ हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की उनको हम पढ़ेंगे। पहला है अथॉरिटेरियन लीडरशिप, यानी ऐसा लीडरशिप जहाँ पे अथॉरिटी जताई जाती है उसको हम बोलते हैं अथॉरिटेरियन लीडरशिप। बेसिकली मोनार्की वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऐसी फॉर्म ऑफ लीडरशिप के साथ में स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। सत्ता का जो है वो केंद्रीकरण होता है और एक ही व्यक्ति के पास अधिकतर ज़्यादा सारी पावर्स होती हैं। वेयर द लीडर हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड द पीपल्स, और सरकार के ऊपर उस पर्टिकुलर लीडर का पूरा कंट्रोल होता है। दे डिक्टेट पॉलिसीज़ एंड एक्सपेक्ट स्ट्रिक्ट ओबीडियंस फ्रॉम द फॉलोअर्स। और ये जो लीडर्स होते हैं अथॉरिटेरियन लीडर्स पॉलिसीज़ को डिक्टेट करते हैं और अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनसे वो ऐसा चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली उन पॉलिसीज़ को फॉलो करें। अथॉरिटेरियन लीडर्स ऑफन यूज़ फोर्स एंड इंटिमिडेशन टू मेंटेन देयर पावर एंड सप्रेस अपोजिशन। अब जाहिर सी बात है ऐसा लीडर होगा तो आवाज़ें उठेंगी, तो उन चीज़ों को दबाने के लिए, अपनी पावर को बचाए रखने के लिए, अपोजिशन को सप्रेस करना हो या फिर फोर्स का इस्तेमाल करना हो, ये सारे काम जो है अथॉरिटेरियन लीडर्स करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कुछ अथॉरिटेरियन लीडर्स की तो एडोल्फ हिटलर एक अथॉरिटेरियन लीडर था। जोसेफ स्टालिन, किम जोंग उन, ये सारे अथॉरिटेरियन लीडरशिप के एग्जाम्पल्स हैं। अगला टाइपोलॉजीज ऑफ लीडरशिप के अंदर है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यानी लोकतांत्रिक नेतृत्व। ऐसे नेतृत्व के अंदर जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पीपल्स के बीच में, और जो लीडर होता है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, लोग अपना नेता चुनते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। एंड द लीडर्स अथॉरिटीज़ लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान होता है वो लीडर की अथॉरिटी लिमिटेड रखता है। लीडर की पावर क्या होती है वो पूरा का पूरा संविधान तय करता है। एंड द रूल ऑफ लॉ एंड द लीडर इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। कानून का शासन, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो है लीडर की पावर और अथॉरिटी क्या होगी उसकी देख रेख रखते हैं। और पीपल जो होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, वो लीडर को जवाबदेह ठहरा सकते हैं, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें डेमोक्रेटिक लीडर्स की तो नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, एंजेला मार्केल, ऋषि सुनक, ये सारे जो हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स के एग्जाम्पल हैं। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप की हम बात करें तो एक तरीके से जो हम ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में देखते हैं एक हायरार्की होती है। ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स रिलाई ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन ऑर्डर एंड कंट्रोल। बेसिकली जो हम अपना IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, पुलिस के अंदर कांस्टेबल, दरोगा वगैरह वगैरह, एक हायरार्की देखने को मिलती है हमें इसके अंदर। डेप्यूटी SP, SP है ना, DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP। तो यहाँ पे ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स हैं। और ये लोग अक्सर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड रखते हैं ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। सो ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स रिलाई ऑन रूल्स एंड
regulations to maintain order and control. They often have a hierarchical structure, जो मैंने अभी आपको समझाया, and rely on standardized procedure to achieve their goals. और इनका जो काम करने का तरीका होता है वो उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होता है जिसको ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप. अगला है लाइसेंस फेयर लीडरशिप. So this type of leadership is characterized by a hands-off approach where the leader delegates most of the decision-making power to their subordinates. यानी एक ऐसी लीडरशिप होती है जिसमें डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो लीडर अपने से जो छोटे स्तर के लोग हैं उनको उनके बीच में डिवाइड करके रखता है और बेसिकली उनको डिसीजन लेने की आज़ादी देता है, ठीक है. And the leader provides little guidance or direction and allows the followers to make their own decisions. लीडर एक स्मॉल गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ आपको ऐसे ऐसे डिसीजन लेने हैं, इन बातों का ध्यान रखना है वगैरह वगैरह. एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और उनको डिसीजन लेने के लिए, फॉलोअर्स को अपने डिसीजन लेने के लिए फुल्ली परमिट करता है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें लाइसेंस फेयर लीडरशिप में स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, ये सारे लाइसेंस फेयर लीडरशिप के अंदर आते हैं जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और फॉलोअर्स को डिसीजन लेने के लिए उनकी स्वतंत्रता देते हैं. देन वी हैव करिश्मेटिक लीडरशिप, यानी करिश्माई नेतृत्व. ऐसे लीडर्स जिनमें एक करिश्मा होता है लोगों को इंस्पायर कर पाने का. सो करिश्मेटिक लीडरशिप हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड आर एबल टू इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल थ्रू देयर विजन एंड आइडियल्स. तो इनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है और ये लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं, मोटिवेट कर पाते हैं लोगों को अपने विजन्स के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी भाषण कला के साथ में, ठीक है. ये लोगों को प्रभावित कर पाते हैं. एंड दे ऑफन हैव अ कल्ट लाइक फॉलोइंग एंड आर एबल टू स्वे पीपल थ्रू देयर स्पीचेस एंड एक्शंस. और इनके एक लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स. ये कहीं भाषण देने निकल जाएंगे तो रैलीज़ में इनके बहुत सारे लोग आ जाएंगे, भाषण देंगे तो पूरे के पूरी एरिया के लोग, आसपास के लोग आ जाएंगे सुनने के लिए. और अपने भाषणों से, अपने शब्दों से, अपने कार्य व्यवहार से इन लोगों को बहुत प्रभावित करने में सक्षम होते हैं. एग्जाम्पल्स के रूप में अगर बात करें तो जॉन एफ कैनेडी, नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक तरीके से करिश्माई नेता हैं वो भी, ठीक है. अगला है सर्वेंट लीडरशिप, यानी सेवक नेतृत्व. ये एक प्रकार का ऐसा लीडरशिप होता है जिसमें जो नेता होता है वो अपने फॉलोअर्स के लिए वर्क करता है. सो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सर्विंग द नीड्स ऑफ अदर्स बिफोर ओन नीड्स. यानी अपनी ज़रूरत से पहले दूसरों की ज़रूरत के लिए आवाज़ उठाना, उनके लिए लड़ना, उनकी सेवा करने के ऊपर बेस्ड है ये लीडरशिप. एंड द लीडर फोकसेस ऑन एम्पावरिंग एंड सपोर्टिंग देयर फॉलोअर्स रादर देन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन देम. तो जो लीडर होता है उसमें अपने फॉलोअर्स को एम्पावर करता है और सपोर्ट करता है सर्वेंट लीडर्स जो होते हैं, और उनके ऊपर पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं. एग्जाम्पल्स के रूप में बात करें तो महात्मा गांधी जी हमारे सर्वेंट लीडर्स का एग्जाम्पल्स हैं. मदर टेरेसा हैं, नेल्सन मंडेला हैं, ये सारे सर्वेंट लीडर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. तो ये हो गई आपकी टाइपोलॉजीज़ ऑफ लीडरशिप. हर टाइप्स की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है और हर सिचुएशन में अलग अलग प्रकार की लीडरशिप काम आती है, ठीक है. और लीडर्स के लिए अलग अलग लीडरशिप की जो स्टाइल्स हैं उनको समझना ज़रूरी होता है और किस सिचुएशन में कौन सी लीडरशिप, कौन सा स्टाइल, कौन सा बिहेवियर उनका काम आएगा, इस चीज़ की समझ उनको रखनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इसमें अगला टॉपिक पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी. किस में भागीदारी? राजनीति में, नेतृत्व के क्षेत्र में भागीदारी, ठीक है. सो पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लीडरशिप refers to the active engagement of individuals or groups in the political process of making decisions and directing the affairs of a country or organization. Basically leadership के ऐसे रिलेटेड जो भी फील्ड हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उसमें भागीदारी की बात हो रही है यहाँ पे. और इसमें जो लोग होते हैं उनका एक्टिव एंगेजमेंट होना पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, जैसे डिसीजंस लेने की बात हो या फिर कंट्री और या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी चीज़ें होती हैं, अफेयर्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट करने की बात हो, उनमें पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट होता है लोगों का. एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लीडरशिप कैन टेक मैनी फॉर्म्स. विभिन्न रूपों में पार्टिसिपेट हम कर सकते हैं.
जैसे कि इलेक्शंस में वोट करके अपना पॉलिटिकल ऑफिस कोई रन करके, या किसी पार्टी के मेंबर हैं, या फिर कोई पार्टी ने आपको कोई जिम्मेदारी दे रखी है, किसी संगठन के आप प्रतिनिधि हैं, तो ये सारी आपकी भागीदारी की जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। अटेंडिंग पब्लिक मीटिंग्स, ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेशन के अंदर आती हैं। एंड इट इज़ a key aspect of a healthy democracy as it promotes civic responsibility, accountability and community engagement। और पार्टिसिपेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, पार्टिसिपेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जिसमें अच्छे लोग आएँ और यहाँ पे बुरे लोगों का जमावड़ा जो है वो ना बन जाए, बाहुबली ना क्रिएट हो जाए। इसके लिए अच्छे लोगों को राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ यहाँ पे और पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे वुमेंस एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं वो डिज़र्व करती हैं इक्वल पार्टिसिपेशन राइट्स पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप के क्षेत्र के अंदर। उनकी जो वॉइसेस हैं, उनकी आवाज़ जो है और उनके एक्सपीरियंसेस पॉलिसी मेकिंग में डाइवर्सिटी ला सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं पॉलिसीज़ मेकिंग को। यंग सिटीजन्स को लीडरशिप का रोल देना एक फ्रेश पर्सपेक्टिव हो सकता है और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर लीडर्स हम तैयार कर सकते हैं यंग सिटीजन्स को स्थान दे करके। लिमिटेड यूथ पार्टिसिपेशन अगर होगा तो ये करंट इश्यूज़ जो होते हैं, मुद्दे होते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नई चीज़ आई, हमारे जो ज़्यादातर सांसद होते हैं वो 60-70 साल के होते हैं, 50-60 साल के होते हैं, उनको अगले 18-20 साल भी नहीं जीना होता, ठीक है। और जो यूथ होती है हमारी वो 18-19-20 साल की होती है, तो उनको क्यों ये सब चीज़ें वो सीखेंगे कि हाँ भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और लोगों को लिए हमें कैसे एम्पावर करना चाहिए, अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे और बेटर बनाना चाहिए ताकि हम एआई के थ्रू लोगों को शिक्षा दे सकें, उसका बेटर यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उनको समझ ही नहीं होगी, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिया जाए लीडरशिप के अंदर। और ये तभी होगा जब यूथ खुद से पॉलिटिक्स के फील्ड के अंदर आएगी। एट द लोकल लेवल मोर पार्टिसिपेशन इन नीडेड इन द एरियाज़ लाइक म्यूनिसिपल काउंसिल्स, नेबरहुड कम्युनिटीज़, स्कूल बोर्ड्स, इन सभी जगहों पे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि लोकल एरियाज़ होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लोकल लीडर का लोगों के जीवन के ऊपर, ठीक है। लोगों के जीवन को डायरेक्टली प्रभावित कर सकते हैं। जैसे छोटे इलाके जैसे गांव वगैरह हो गए, वहाँ पे सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, मुखिया होते हैं, तो डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, लोगों की लाइफ को। लेकिन जब आप देखेंगे और अपने गांव की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत कुछ चुनिंदा परिवार के लोग ही होते हैं जो इन पॉलिटिकल पोस्ट पे आ पाते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में आ पाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है विच ऑफन लैक्स एडिकेट पार्टिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या क्या हैं पार्टिसिपेशंस करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप के क्षेत्र के अंदर। पहला इसमें चैलेंज है, प्रॉब्लम है कि बैरियर टू एंट्री, क्योंकि यार पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो लोअर इनकम सिटीजन्स हैं उनके पास टाइम नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए। जबकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और उनको एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस के फील्ड में। दूसरा है चैलेंज इसमें टाइम कंस्ट्रेंट। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वो केयरिंग फैमिलीज़ होती हैं और उनमें वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं और टाइम की भी डिमांड होती है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के लिए पॉलिटिक्स के फील्ड में इंगेज कर पाना और एक एडिशनल लीडरशिप रोल को निभाना, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर चैलेंज। नेक्स्ट इज़ पोलराइजेशन। अब जो पॉलिटिक्स है वो इट ऑफन बिकम्स डिवाइसिव विच नेगेटिव। जैसे जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र के अंदर मान लो कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे एक कैंडिडेट खड़ा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मान लीजिए कि हिंदू पॉपुलेशन 70% है, मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ अराउंड 30%, लेट्स अज्यूम दिस। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है वो हिंदू है, दूसरा आदमी खड़ा हुआ है वो मुसलमान है। तो इस यहाँ पे क्या होगा कि लोग पोलराइज करने की कोशिश करेंगे इलेक्शंस को। क्या होगा कि जो 30% वाला पॉपुलेशन है इनको
पोलराइज करने की कोशिश करी जाएगी और ऐसा कोशिश करा जाएगा कि इसको ज़्यादा वोट मिल जाए ताकि ये लोग 70% हैं तो यहाँ पे इनकी जीत हो जाए। तो ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं और पॉलिटिक्स ऑफन बिकम्स डिविजिव विथ नेगेटिव कैंपेनिंग एंड पोलराइजेशन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड। अगला है फेयर ऑफ रिप्रेजल्स। लोगों को डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम पॉलिटिक्स में घुस गए तो लोग हमारी पिटाई कर दें। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लोग होते हैं वो लात घोंसा करने में भी ज़्यादा आगे होते हैं। जैसे जो बाहुबली सांसद या विधायक होते हैं उनके सामने अधिकतर लोग राजनीति में जो है वो चुनाव वगैरह नहीं लड़ते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं तो कम से कम 2 4 5 मर्डर, 800-900 करोड़ रुपया, खूब सारा धन दौलत आपके पास होना चाहिए तब आप राजनीति में आएंगे, है ना। हालांकि ये बात सही नहीं है, पर हाँ जहाँ पे ये बाहुबली सांसद, बाहुबली विधायक जिनके पास खूब सारे चोर लुटेरे गुंडे वगैरह होते हैं, यहाँ पे एक चैलेंज होता है लोगों के लिए और उनको फिज़िकल हार्म का भी डर होता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर पॉलिटिक्स के फील्ड में आऊँगा इस इलाके से तो मेरी ठुकाई भी करी जा सकती है। सो पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें हमें उस कंट्रीज़ में देखने को मिलती हैं जहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती हैं, जैसे मोनार्कियन कंट्रीज़ जहाँ पे होती है। अब चाइना के अंदर कोई चुनाव लड़ने के लिए क्यों आएगा, रसिया के अंदर कोई चुनाव क्यों लड़ेगा, अगर कोई लड़ता भी है तो उसको सप्रेस करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है, वायलेंस हो जाएगा वहाँ पे। सो फेयर ऑफ रिप्रेजल इज़ अनदर चैलेंज। नेक्स्ट इज़ अपैथी। कुछ लोगों का वैसे ही मन नहीं होता कि पॉलिटिक्स को पहले से ही वही गंदी सी चीज़ है, हम क्यों इसमें घुसे, हम क्या ही चेंज इसमें कर पाएंगे, एंड व्हाट डिफरेंस आई विल मेक इनटू इट, और लोगों के जीवन पे कोई बड़ा प्रभाव में नहीं क्रिएट कर सकता, इसलिए भी लोग पॉलिटिक्स के फील्ड में नहीं आना चाहते। सो दीस आर द चैलेंजेस। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि बुरे लोग ही उनके ऊपर शासन चलाएंगे। फिर आपको ये नहीं रोना चाहिए कि भैया हमारा नेता चोर है, हमारा नेता जो है कुछ जानता ही नहीं है, हमारा नेता लुटेरा है। जब अच्छे लोग, आप अच्छे हैं तो आप खुद ही राजनीति में नहीं आना चाहते तो जाहिर सी बात है आपको एक लुटेरा चोर ही शासन करेगा आपके ऊपर, फिर आपको रोने की क्या ज़रूरत है। अदरवाइज आप पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस एक्टिवली, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें है परफॉर्मेंस। क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम परफॉर्मेंस को आंकते हैं, नापते हैं, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस हो या फिर पॉलिटिकल लीडर्स की परफॉर्मेंस हो। So performance in political leadership is a critical aspect of governance that determines the success or failure of a government. Political leaders are elected to serve the people and ensure that their needs are met. And therefore, their performance is measured by how well they deliver their promises, how effectively they manage their affairs of their states. जैसे इसमें पहला फैक्टर है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कितनी अच्छी तरीके से जो नेता है वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो इट इज़ वन ऑफ द की इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस इन पॉलिटिकल लीडरशिप, दैट इट इज़ द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ दैट बेनिफिट द पीपल। ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना जो कि लोगों के बेनिफिशियल हो, लोगों के लिए। एंड दिस रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द एबिलिटी टू डेवलप पॉलिसीज़ दैट एड्रेस दोज नीड्स। अब इन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर नेता को जो ये पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड उसके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए उन पॉलिसीज़ को डेवलप कर पाने की जो कि उस पर्टिकुलर नीड को एड्रेस करे, ठीक है। अब गुड पॉलिटिकल लीडर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रेसिंग इशूज़ ऑफ द कंट्री। जो सबसे दबे हुए मुद्दे हैं उनको भी उठाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड डेवलप पॉलिसीज़ दैट प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू दोज इश्यूज़। और ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप करनी चाहिए जो कि उन इश्यूज़ को एड्रेस करे, उन इश्यूज़ को सॉल्व करे। नेक्स्ट इज़ इन द परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज़ मैनेजमेंट ऑफ द इकनॉमी। कितनी बेहतर तरीके से जो लीडर है वो इकोनॉमी को मैनेज कर पा रहा है। अ गुड पॉलिटिकल लीडर शुड बी एबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इज़ कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड दिस रिक्वायर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ जो कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, जॉब्स क्रिएट करे, एंटरप्रेन्योरशिप्स को प्रमोट करे। ऐसी पॉलिसीज़ जो है एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर को बनानी
आनी चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज़ एसेंशियल फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट में है मेंटेनिंग द पीस एंड सिक्योरिटी। शांति और सुरक्षा को कितनी बेहतर तरीके से पॉलिटिकल लीडर मेंटेन कर पाता है। सो अ गुड पॉलिटिकल लीडर शुड बी एबल टू इंश्योर दैट द सिटीजन्स आर सेफ एंड सिक्योर। लोगों का जीवन सुरक्षित हो और सिक्योर रहे। एंड दिस रिक्वायर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज दैट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएं ताकि जो मुख्य कारण है इनसिक्योरिटी का उनको सॉल्व करा जा सके, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी और सोशल इनइक्वालिटी, जो सामाजिक असमानता है उसको, उन सभी चीज़ों को एड्रेस करा जाए। अ पीसफुल एंड सिक्योर इन्वायरमेंट इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण इन्वायरमेंट कंट्री के लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन्स के वेलबींग के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सो दिस वाज योर लास्ट पॉइंट, आपका लास्ट टॉपिक भी ये था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन और अन्य टाइपोलॉजीज़, तीनों ही चीज़ें कवर करनी है। अगर आप पूरा नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको लेक्चर्स एंड नोट्स एंड PYQs वहाँ पे भी मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें DM कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या लेक्चर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।